हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज आईएससी क्लास 12 2026 एग्जामिनेशन के लिए संकल्प सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस एक बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज वे में रिवाइज करेंगे। ना सिर्फ थ्योरी बल्कि क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर भी और अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो भी आपके 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सब कुछ देखेंगे इस सीरीज के अंदर। तो ये एक होलसम पैकेज है। अगर आप जो है चैप्टर पढ़ने के बाद इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपको उसके बाद कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपकी सीरीज डिले हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई वॉज नॉट वेल एंड आई एम स्टिल नॉट वेल, आई एम स्टिल रिकवरिंग। लेकिन फिर भी क्योंकि अब दिसंबर स्टार्ट हो गया है और इट्स हाई टाइम, तो मैंने सोचा कि आप सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको लेक्चर्स मिलेंगे, हाँ उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये मेरी गारंटी है। बस ट्रस्ट रखना और सिलेबस कराना मेरी हेडेक है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज पहला दिन है तो आज हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग मोमेंटम जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 1 है इसका। इसको हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट में वाइंड अप करते हैं। वरना मैंने पहले सोचा था कि इसे एक वन शॉट में ही खत्म करते हैं हर चैप्टर को, 2-2.5 घंटे के वन शॉट लेके, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही है तो हम लोग इसे पार्ट्स में रखेंगे। ठीक है, तो आज पहला पार्ट है हेलो एल्केन्स है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स की आज हम थियरी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बच्चों के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल्स ज्वाइन नहीं करे हैं तो आपने ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास आपका टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है, अराटाई ग्रुप का क्यूआर कोड है और ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ जहाँ हम प्रेजेंट हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सारे नोट्स पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप, अराटाई ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब पे भेजे जाते हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं कन्वे होगी, क्लास कब है कब नहीं है, नोट्स के बारे में डाउट वगैरह आप सब पूछ सकते हैं इन पे, तो ज्वाइन कर लेना इन्हें। ठीक है, अपने दोस्तों वगैरह को सबको बता देना क्लास के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो, तो आप पिछले साल के बच्चों से पूछ सकते हैं। इसी ग्रुप पर पिछले साल के बच्चे भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने चैप्टर से। तबीयत सही ना होने की वजह से मैंने चीज़ों को थोड़ा जो है प्रिंटेड फॉर्म में लिया है, तो ज़्यादा मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो मैनेज कर लेना। ठीक है, तो आज करते हैं हम इंट्रोडक्शन अपने हेलो एल्केन्स का। तो देखिए, हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स जो हैं हम लोग क्लास 11th के अंदर पढ़ के आते हैं अपने बेसिक्स, जिसमें हम लोग क्लास 11th और 12th में हम लोग अपने क्लास 11th में हम लोग अपनी जो है बेसिक जीओसी पढ़ाते हैं, है ना, नॉमेनक्लेचर वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं, अपने हेलो एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस पढ़ाते हैं हम लोग। ये सब बेसिक्स हम लोग अपने 11th क्लास में करके आते हैं। अब 12th क्लास में जो है अब इनसे बने हुए चीज़ें हम लोग पढ़ने को मिलती हैं, जो जो कंपाउंड्स इनसे बनते हैं वो हम पढ़ने को मिलते हैं। एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस तो आपके जो है वो आपके बेसिक हो गए कि ये तो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेकिन इनसे भी तो और चीज़ें बनती हैं, तो वो हम यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात है हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। तो हेलो एल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिनका इस तरीके का जनरल फॉर्मूला होता है आरएक्स के फॉर्म में। आरएक्स के फॉर्म में अगर फॉर्मूला है तो एक्स ग्रुप, जैसे कि आपको नॉमेनक्लेचर में पता ही है, ये आपका आपका हेलो ग्रुप्स होते हैं, यानी हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होते हैं। ठीक है, और आर होता है इसके संग ज्वाइंट कोई भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? बेसिक अल्काइल होती है आपकी CH3। इसी हायरार्की में, या मैं कहूँ इसी होमोलॉगस सीरीज के अंदर बढ़ते जाते हैं तो वो आपके अल्काइल ग्रुप्स लगते जाते हैं इसके अंदर। आर कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, सिंपल अल्काइल ग्रुप जैसे मेथ एथ प्रोप हो सकते हैं, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको आइसोब्यूटाइल लगा हो सकता है आइसोप्रोपाइल लगा हो, है ना, इस टाइप के सब्स्टिट्यूटेड भी होते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके हेलो एल्कीन्स के अंदर। उसके बाद आते हैं हेलो अरीन्स। अगर हम हेलो अरीन्स की बात करें तो हेलो अरीन्स को हम लोग अराइल हैलाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अराइल हैलाइड्स भी कहते हैं।
इन्हें हम बेंजाइल हैलाइड नहीं कहेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। बेंजाइल के हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स में फर्क होता है, ठीक है। एक में जो है, जो अराइल होगा उसके अंदर ये जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट लगा होगा, लेकिन जो बेंजाइल वाले होते हैं इसके अंदर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप होता है, और CH2 ग्रुप के संग अटैचमेंट जो भी होता है वो होते हैं बेंजाइल वाले। अराइल है जिसमें आपका डायरेक्ट लगा होता है बेंजीन रिंग पे। तो ये बात देखने की होती है, कुछ लोग इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने की है। अब इसमें आपके हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इसे ऐसे ले सकते हैं ARX, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3Cl, ये हो गया आपका हेलो एल्कीन। अगर आपको इसमें देना है तो आप जो है बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एराइल हैलाइड, ठीक है, समझ में आया। आप अब हम इनके क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हैलोजेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है इनका। हैलोजेंस के बेसिस पर किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, अगर एक ही हैलोजन लगा है, या फिर अगर 2 हैलोजन लग जाएं, अगर 3 लग जाएं, इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक हैलोजन लगा है तो क्या हो जाएगा, मोनो, सिंपल, CH3X, ये क्या हो गया, मोनो, ठीक है। अब अगर 2 लगे हैं तो क्या हो गया, डाई, 3 हो गया तो क्या हो गया, ट्राई। अब इनमें भी लगने के तरीके हैं, जैसे अगर CH3X के अगर दो लगे हुए हैं तो ये किस तरीके से लग सकता है, CH2X हो सकता है, और फिर ये कार्बन कार्बन से ज्वाइन होके CH2X, इस तरीके से लग सकता है, ये हो गया आपका डाई। ट्राई में क्या हुआ, ट्राई में आपका CH2X हो गया, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, ये हो गया ट्राई। अब जो है आपके डाई हैलोजन वाले इस तरीके से लग गए आपके, लेकिन इन्हें लगाने का 2 तरीके भी तो हैं। यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है और एक आपका ग्रुप लग गया, सपोज करो एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लग जाए, फिर ऐसे भी तो लग सकते हैं, कोई मना थोड़ी कर देगा एक कार्बन पर 2 ग्रुप लगने से। तो इसी का फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है 2 में, जिन्हें कहते हैं हम जेमिनल और विसिनल। जेमिनल और विसिनल। जेमिनल क्या हो गया, जेमिनल होता है एक ही पर दोनों लग गए, ठीक है। जेमिनल को आप जा सकते हैं जम गए, जेमिनल जम गए, यानी एक ही पर दोनों जम गए, बैठ के जम गए, दोनों एक ही पर आके जम गए। विसिनल मतलब विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब अड़ोस पड़ोस में, यानी एक इस पर लग गया आके, एक इस पर लग गया आके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका विसिनल, यानी विसिनिटी में है एक दूसरे की। तो ये किस में आ जाते हैं, ये 1,2 डाई में आ जाते हैं। ये तो 1,1 ही हो जाएगा, या फिर 1,1 की जरूरत भी नहीं है इन्हें। अगर सिंगल लगे हों तो 1,1 में ही आ गई है, या 2,2 में ही आ गई है, लेकिन ये हैं तो ये किस में होंगे, ये जो है कंसेक्यूटिव पेयर में होंगे, 1,2 या 2,3 या 3,4 ऐसे टाइप के होंगे, जो भी चेन में लगे हों, जिस तरीके से भी लगे हों, डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आए। अच्छा, एराइल में भी लग सकते हैं। एराइल में किस तरह से लगेगा, एराइल में क्या कहते हैं, अगर आपका सिंगल लगा है इस तरीके से, डबल कैसे लगेगा, डबल ऐसे लग जाएगा इस तरीके से, ट्रिपल लगना है तो इस तरीके से लग जाएगा, इस ऐसे से मोनो डाई ट्राई हो सकते हैं। अच्छा, इनकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर सिंगल लगा है तो इस पोजीशन को कहते हैं इप्सो पोजीशन, और अगर मेन वाले के जो बगल वाली पोजीशन होती है ये होती है ऑर्थो, देन ये आ जाती है मेटा, एंड देन ये हो जाती है पैरा। डिपेंड करता है इप्सो वाली पोजीशन पर कोई लगा है या नहीं लगा है। अगर इप्सो वाली पोजीशन खाली है तो आप कैसे कह सकते हो कि ऑर्थो है, तो पूरा जो है सिमेट्री है ना हर जगह। अगर ये लगा है, अगर सपोज करो ये है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी पैरा है, कौन सी मेटा है। आप ऐसे कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ है, ये गवर्न करेगा कि इसके ये दोनों जो होंगे ये ऑर्थो होंगे, ये दोनों होंगे ये मेटा होंगे, और ये वाली पोजीशन जो होगी वो पैरा होगी, ये बताएंगे। लेकिन अगर ये क्लोरीन लगा ही नहीं हो, बेंजीन की रिंग हो, और आपसे मैं कहूँ ऑर्थो पर लगाओ, तो ऑर्थो तो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। अगर सिंपल ये बेंजीन की रिंग है जैसे ये है,
यहाँ पे आपको क्या पता कि कौन सा ऑर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है, सारे इक्वल है ना, सिमेट्री है ना इसके अंदर। ये जो रिंग है इसके अंदर सिमेट्री है, बेंजीन रिंग के अंदर। यहां से भी काट के देख लो, यहां से काट के देख लो, ऐसे काट के देख लो, ऐसे काट के देख लो, सिमेट्री है इसके अंदर। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। तो डिपेंड करता है, कंडीशन क्या है कि आपका इप्सो पोजीशन में कोई लगा होना चाहिए, तभी आप इसमें बता पाओगे कौन सा ऑर्थो, कौन सा मेटा, कौन सा पैरा, ये बताना है। ठीक है, देने क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी? हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp होती है, sp2 होती है, sp3 होती है। ये तीन हमारी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा होता है, इसमें उससे कम होता है, इसमें उससे कम होता है। sp वाली में 50% होता है, क्योंकि s और p इक्वल इक्वल है तो 50-50 हो गया। इसमें 1/3 है तो 33% हो गया, और इसमें 1/4 है तो एस करेक्टर जो है इसमें परसेंटेज एस करेक्टर 25% हो गया। ठीक है, और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर, उतने ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या कहते हैं, एसपी की उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एसपी है तो अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तब एसपी होती है, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगी, सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हो जाती है। मतलब इसमें बेसिकली एक सिग्मा, आपके अगर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है तब ये हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड आ गया तो sp2 हो जाएगी। और आपके 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आ गए तो आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें जो होगा? अच्छा, कार्बन होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ये नहीं कहोगे आप हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है? तो कार्बन जो है इसके अंदर sp2 में होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये हाइड्रोजन सिग्मा से ज्वाइंट है 2, और एक यहाँ पर सिग्मा हो गया, तो यानी यहाँ पर 3 सिग्मा हो गए, और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया। तो 3 सिग्मा 1 पाई हो गया, तो मैंने बताया था 3 सिग्मा 1 पाई होता है तो क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। अब ये किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से होगा, एक कार्बन के ऊपर ये लोब, ये जो है इस तरीके से आपका दूसरे कार्बन के संग जुड़ रहा होगा, और ये जो होंगे इसके साथ हाइड्रोजन्स, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन्स लगे होंगे। ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन्स ये रहे। ठीक है, एक कार्बन का बॉन्ड ये रहा, ये हो गया आपका पाई बॉन्ड, पाई क्लाउड के संग, और ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आपके होते ही पड़ा हुआ है ये सब चीजें। तो इस सब डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा बेसिक्स में दिक्कत थी, उन लोगों के लिए बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन हम जैसे जैसे हमारा टाइम जो है पास होता जाएगा, वैसे वैसे हम स्पीड पकड़ लेंगे। हमारी स्पीड तो पुराने बच्चे जानते हैं इतनी है कि हम 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है इस तरीके से आ गए, तो हम लोग कह रहे थे कि क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। तो सपोज करो RCH2X है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया आपका डिग्री के बेसिस पर, ये हो गया 1 डिग्री। अगर जो है ये 2 R लग जाए, R2CHX हो जाए, तो यहाँ पर 2 R लग गए, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी सेकेंडरी। और R3 लग गया तो ये क्या हो गया? टर्शियरी कार्बन। ठीक है, इस तरीके से आपके हो जाते हैं। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। देन आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? देन उसके बेस आपके आ जाते हैं अलाइलिक और बेंजाइलिक। अलाइलिक क्या होता है? अगर कोई भी कार्बन इस तरीके से लगा हो, अगर कहीं पर भी ऐसे पोजीशन लगी हो, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से लगा हो, देन इस पोजीशन को कहते हैं अलाइलिक। और इसमें जो है ना कार्बन sp3 में होता है। देखो, एक सिग्मा और 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, तो ये sp3 की होती है अलाइलिक वाली। ठीक है, तो ये होती है अलाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक क्या होगी? बेंजाइलिक हो गई आपकी ये, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी पहले से ही। अगर ये इस तरीके से CH2 के संग आपका कोई भी X ग्रुप लग रहा है तो ये होगी बेंजाइलिक। और यहाँ पर भी क्या है? sp3 है। क्यों sp3 है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन
सिग्मा में है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए, तो ये हो गया sp3। ठीक है, देन होती है आपकी विनाइलिक। देन क्या होती है? देन होती है आपकी विनाइलिक। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है विनाइलिक। विनाइलिक क्या होती है? विनाइलिक होती है अगर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ X इस तरीके से लगा हो, दी होती है विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ कार्बन sp3 में नहीं है, यहाँ कार्बन किस में है? देखो, एक हाइड्रोजन सिग्मा के साथ, एक X सिग्मा के साथ, एक यहाँ सिग्मा, 3 सिग्मा है, 1 पाई है इसके अंदर, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? ये sp2 में है। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बात याद रखना। ओके, और लास्ट में आते हैं आपके अराइल। ऑलरेडी बता ही दिया है मैंने अराइल के बारे में। अराइल कैसे होते हैं? अराइल इस तरीके से होते हैं। तो अराइल भी कौन सी पोजीशन पर होते हैं? अराइल में भी sp2 पोजीशन होती है। ये कार्बन sp2 पे है। क्यों है sp2 पे? देखो, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, तो एक सिग्मा ये वाला, एक सिग्मा ये वाला, एक सिग्मा ये वाला, 3 सिग्मा हो गए, और ये वाला पाई बॉन्ड हो गया, ये देखो ये वाला। तो 3 सिग्मा 1 पाई के साथ ये वाला क्या हो गया? ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अराइल के लिए होता है। तो कोई भी पूछे अराइल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब आपको आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना? ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए, अब हम लोग जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि हम लोग हेलोएल्केन्स को और हेलोएरीन्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अलग अलग तरीके हैं प्रिपेयर करने के, जैसे कि आप लोग अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। आज थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, आई डोंट नो व्हाई, इसकी भी तबीयत खराब है। अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। और तरीका क्या है प्रिपेयर करने का? हम लोग हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलाइड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलाइड को हेलाइड एक दूसरे हेलाइड से बना सकते हैं। ओके, ये कुछ तरीके हैं बेसिक बेसिक प्रिपेयर करने के। आइए ना ये करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल से कैसे कर सकते हैं। अल्कोहल में भी आपके जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। हम तीनों मेथड्स को देखेंगे, जिसमें कि आपकी एक नीम रिएक्शन भी आती है। नीम रिएक्शन अगर किसी को पढ़नी हो तो नीम रिएक्शन जो है वो थ्योरी की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है पहले की, आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने 1 घंटे के अंदर सारी जो है नीम रिएक्शन पढ़ा रखी है A to Z। देखिए, पहले है मेथड अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को। तो अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स व्हिच इज इजीली एक्सेसिबल। ये आपकी एक रिएक्शन है, एक वन वे है, ये आपका दूसरा वे है, और ये आपका तीसरा वे है। ठीक है, ये 3 तरीके हैं आप जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से। पहला वे है आप लोग ल्यूकास रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है वो रिएक्शन करता है आपके मैं कहूँ HX के साथ, तो ये आपका जो है RX दे देगा प्लस H2O दे देगा। ये मैं आपको टेस्ट पढ़ाऊंगा, इसमें जो है वो टर्बिडिटी टेस्ट होता है। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होते हैं आपके हेलाइड्स, उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट होता है कि टर्बिडिटी इमीडिएट आ गई या 5 मिनट बाद आई या नहीं आई, तो इस पर बेसिस पर हम जो है अपना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हेलाइड को। ये हम टेस्ट आगे जाके पढ़ेंगे। ये होता है ल्यूकास रिएजेंट। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास टेस्ट होता है ये, इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये है ल्यूकास वाला। HX के संग रिएक्शन कराओ अल्कोहल की ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो ये H2O जो होती है ये इतना पार्ट निकल जाएगा और RX जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप NaBr के संग और H2SO4 के संग रिएक्शन करा सकते हो, तो RBr NaHSO4 और H2O बन गया। सेकेंड मेथड है फॉस्फोरस के डेरिवेटिव्स के साथ। फॉस्फोरस में आपको या तो PX3 यूज कर सकते हो या PX5 यूज कर सकते हो। तो आपका PX3 यूज कर दिए तो आपका H3PO3 आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बन जाएगा, ये याद रखना।
और अगर आप PX5 यूज करते हो तो आपका POX3 यानी अगर Cl यूज करें तो POCl3 प्लस HCl बनेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। और ये क्लोरीन ब्रोमीन के लिए है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों के लिए, ये वाली चीज को मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड फॉस्फोरस और Cl2 के संग अगर आपने रिएक्शन करी तो आपका Br2 और I2 के संग रिएक्शन कर दी तो आपका ये RX बन गया। ये एक तरीका ये है। नेक्स्ट जो तीसरी जो रिएक्शन है इसके अंदर, ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है आपका डार्जन्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, इसको कहते हैं हम डार्जन की रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, थाइनल क्लोराइड SOCl2 के संग रिएक्शन करती है ROH, तो आपका RCl बनता है प्लस SO2 निकलती है प्लस HC निकलता है। और ये रिएक्शन बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही फिजिबल है। अगर प्रायोरिटी देनी हो तो लैब में ये रिएक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि जो साइड सब्स्टिट्यूएंट जो निकले हैं इसमें ये गैसियस होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछें कि इस रिएक्शन को क्यों प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि इसमें जो साइड सब्स्टिट्यूएंट निकलते हैं वो गैसियस निकलते हैं, तो वो इजीली हम लोग इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं और अपना RCl हमारा बन सकता है। तो अगर हमारे को स्पेसिफिकली अगर हमारे को क्लोराइड ही बनाना है तो हम लोग डार्जन की रिएक्शन को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किसी ने पूछा नहीं मेरे को तो स्पेसिफिकली आयोडाइड बनाना हो, तो किसी के दिमाग में ये तो आ सकता है, या ब्रोमाइड बनाना हो तो क्या करूं, या फ्लोराइड बनाना हो तो उनके लिए भी अलग अलग रिएक्शन है। अगर आपको फ्लोराइड बनाना है तो आप लोग यूज करेंगे इसके अंदर स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं अगर आपको फ्लोराइड ही बनाना है तो। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, आपके AgF2 AgF के संग इस यहाँ पे जो है सिल्वर फ्लोराइड के संग रिएक्शन हो जाती है, तो इससे आपको जो है वो अपना फ्लोराइड मिल जाता है। अगर कोई कहे कि मुझे तो नहीं आयोडाइड बनाना है, तो आयोडाइड बनाने के लिए भी रिएक्शन है जिसका नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, उसके बारे में पढ़ते हैं चलो थोड़ी देर में, ठीक है। थोड़ी देर में उसके बारे में भी पढ़ते हैं। उसका नाम एक मैं बता देता हूँ, नाम क्या बताया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, अब कोई कहे कि मेरे को तो नहीं मुझे तो क्या कहते हैं ब्रोमाइड बनाना है, तो मैं ब्रोमाइड कैसे बनाऊंगा, तो ब्रोमाइड बनाने के लिए भी तरीका है, सबके लिए तरीका बताया गया है। इट्स जस्ट कि आपको सब कुछ जो है ना वो पता होना चाहिए, तभी आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। अगर आपको आयोडाइड लगाना है तो आयोडाइड के लिए आपकी फिंकलस्टीन अगर कोई कहे कि मुझे तो आयोडाइड नहीं लगाना, मेरे को तो ब्रोमाइड लगाना है, तो उसके लिए रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है हुंड-स्टिकर रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम होता है, हुंड-स्टिकर रिएक्शन। अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो उसका नाम होता है बोरेडीन हुंड-स्टिकर रिएक्शन। अगर आपको ब्रोमाइड लगाना है तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बोरेडीन हुंड-स्टिकर रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में भी आगे जाके पढ़ते हैं। चलिए पहले इस पर आ जाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से कैसे बन सकता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बन सकता है। क्लोरीन यूवी लाइट की प्रेजेंस में यानी HNO की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन हो जाएगी, तो आपको इस अब इसके अंदर जो है ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखो आपका ब्यूटेन हुआ तो यहाँ पर आपका क्लोरीन जो होता है वो यहाँ भी लग सकता है, क्लोरीन आपका बीच में भी आ सकता है। Cl इसका मतलब है, अगर यहाँ से Cl हटा दूं तो इसका मतलब है इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से। और ये 4 का है तो यहाँ लगा दो, तो अब कोई कहे कि यहाँ भी तो लग सकता था, तो भाई यहाँ पर लगाओ तो भी सेकंड पर आ रहा है, यहाँ से लगाओ तो भी सेकंड पर आ रहा है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक ही है वो चीज, है ना, वो देखने का तरीका है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब न्यू पेंटेन है, इसमें क्लोरीन लग गया, तो ये आपका सिर्फ यहाँ एक ही जगह पर लग सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगा दो, यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है, ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन से फ्री रेडिकल रिएक्शन से किस तरीके से आप जो है अपना हेलोएल्कीन बना सकते हो। नेक्स्ट है एल्कीन से। एल्कीन से जब भी रिएक्शन होती है तो ये गवर्न होती है आपकी किससे, ये गवर्न होती है आपकी मार्कोनिकॉव्स रूल से। किससे, मार्कोनिकॉव्स रूल से गवर्न होती है। किस तरीके से गवर्न होती है मार्कोनिकॉव्स रूल से,
ये आपकी एल्कीन हो गए, एल्कीन के अंदर HX के संग रिएक्शन हुई तो आपका एक जगह H जाएगा, एक जगह X जाएगा। ये ClBrI के कुछ भी हो सकता है तीनों में से। अब कौन सा कहाँ जाएगा, वो कहाँ गमन करता है, तो वो कहता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है यानी जो आपका हेलो पार्ट है वो वहां जाता है जहां जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कहता है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है यानी जो आपका हेलो पार्ट है वो वहां जाएगा जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है, कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है यानी इस वाली जगह पे। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब HBr के संग रिएक्शन करेंगे तो भी सेम हो गई रिएक्शन, वही Br कहाँ जाएगा, Br जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया, इसमें उसने कहा बेंजोइल परऑक्साइड भी दे दिया उसने। तो इस रिएक्शन को परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं या फिर खराश इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर कहता है इसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कह लो या फिर आप इसे परऑक्साइड इफेक्ट कह लो या खराश इफेक्ट कह लो। जब भी परऑक्साइड दिया हो जाता है तो ये वाली कंडीशन उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब है अब पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो वहां पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा। या फिर ऐसे याद कर लो, नेगेटिव पार्ट अब वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। कैसे भी याद कर लो, यहाँ पर या तो दोनों को हाइड्रोजन हाइड्रोजन से याद कर लो या फिर दोनों को हेलो हेलो से याद कर लो। या तो ये याद कर लो कि नॉर्मली जो होता है वो हेलो पार्ट वहां जाता है जहां पे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ में जो हेलो पार्ट है वो वहां जाता है जहां पे कार्बन जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है Br वो वहां गया जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है यानी इस वाली जगह पे गया, तो ये आपका ये बन गया। ये कन्वर्जेंस में बहुत यूज आती है, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ठीक है, तो ये आप कैसे भी याद कर सकते हो इसे। अब हैलोजेंस के ऐड होना, Br2 के संग रिएक्शन हो रही है तो आपका ये बन गया विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे लगा है एक यहाँ पे लगा है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं वो रिएक्शन जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, यानी फिंकलस्टीन रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, मैंने पहले ही बताया था। आयोडीन बनाना हो तो ये रिएक्शन यूज होगी, आयोडीन के लिए रिएक्शन यूज हो गई। तो आपको क्लोरीन और ब्रोमीन से आयोडीन बनाना हो तो ये आप रिएक्शन यूज कर सकते हैं, और इसमें ड्राई एसीटोन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बात अगर आप ड्राई एसीटोन नहीं लिखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज होती है जब हमारे को फ्लोरो बनाना होता है। इसके अंदर आप सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, ये जो है ना ये सब यूज कर सकते हो। ये सारे आपके रिएक्टेंट्स हैं, मतलब आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो आपका जो भी RX है AgF के साथ रिएक्शन हुई तो आपका CH3F बन गया। तो आपको फ्लोरो बनाना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपकी होमस्टे रिएक्शन जो मैंने पहले बोली थी कि कब होती है, जब हमें ब्रोमीन बनाना, ये ब्रोमीन के लिए हो गई। ब्रोमीन के संग CCl4 और रिफ्लक्स। रिफ्लक्स एक टेक्निक होती है जो हम लैब में करते हैं। इसमें हम लोग जो आपका जो भी फ्लास्क होता है, फ्लास्क को हम लोग बॉईल नहीं करते हैं, हम इस तरीके से मैकेनिज्म सेटअप करते हैं कि जो भी वेपर्स इवेपोरेट होती रहे वो वापस फ्लास्क में गिरती रहे, इवेपोरेट हो और दोबारा फ्लास्क में गिरे। इस तरह की रिफ्लक्स टेक्निक होती है। सिल्वर सॉल्ट लेते हैं फैटी एसिड का, तो ये फैटी एसिड हो गया आपका COO, इसका सिल्वर सॉल्ट हो गया। ये तो OH होना था, सॉल्ट बनाने के लिए क्या किया, ये नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये सॉल्ट हो गया। सॉल्ट के साथ ब्रोमीन ली, CCl4 रिफ्लक्स किया, तो आपका ये हमारा बन गया। अच्छा, इसमें एक बात देखने की है, क्या देखने की है, इसमें आपको 1 कार्बन लेस होके मिलता है। तो जब भी कन्वर्जन में हमारे को 1 कार्बन कम करना हो तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ R था और यहाँ C डबल बॉन्ड होता, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये जो है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जो भी आपको वो बनाना हो, ब्रोमो का प्रोडक्ट बनाना हो, वो आपको इस R ग्रुप के बेसिस पे बनाना होगा, क्योंकि ये जो CO है ये तो आपका CO2 की तरह बाहर निकल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये जब भी आपको प्रोडक्ट बनाना हो तो आपको R ग्रुप देखना है कि R ग्रुप के बेसिस पे बनाना है। यानी अगर आपको इथाइल वाला बनाना हो, इथाइल ब्रोमाइड बनाना हो, तो आपको R ग्रुप में इथाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये CO तो CO2 की तरह हमेशा निकलेगा ही बाहर। तो ये डिपेंड, इस पर प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये CO तो CO2 की तरह बाहर निकल जाएगा, लेकिन 1 कार्बन कम मिलेगा। R को अगर आप मिथाइल ले लो तो आपको प्रोडक्ट मिथाइल का मिला, अगर आप R को इथाइल ले लो तो आपको प्रोडक्ट इथाइल का मिला। भले ही कार्बन कितने हो गए थे इसके अंदर,
रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हो जाएंगे, अगर R मिथाइल है तो कार्बन हो गए 2, लेकिन प्रोडक्ट में आया 1। R इथाइल ले लिया तो कार्बन हो गए 3, लेकिन प्रोडक्ट में आएंगे 2, तो एक कार्बन इसमें हमें कम मिलता है, ये बात याद रखना। इससे हमारी सारी रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं, किसकी, हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशन की। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में जरा ओरली बता देता हूँ आपको। हेलोएल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो आपका यही है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई रहेगा एल्केन्स से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपको पोलैरिटी देखने को मिलती है, पोलैरिटी की वजह से इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ जाएंगी। कैसी इंटरेक्शंस आ जाएंगी? डाइपोल डाइपोल। ठीक है, डाइपोल यानी 2 पोल बन गए ना, R और X, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, R पॉजिटिव साइड में चला गया और X जो है वो नेगेटिव साइड में चला गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी, पोलैरिटी जनरेट हो गई, तो इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो भारी होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी आयोडीन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि साइज ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल सी बात है। और ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ब्रांचिंग होगी तो ब्रांच के साथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, डेंसिटी की बात करी जाए तो वाटर से थोड़े हैवी होंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करी जाए तो जो है ना यूजुअली ये इनसॉल्युबल होते हैं, और ये जो अगर सॉल्युबल करना है इन्हें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल रहेंगे। ठीक है, जैसे DMSO है, DMG है, इस सब में ही सॉल्युबल रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोएल्केन्स की। हेलोएल्केन्स जो है 3 टाइप की रिएक्शन दिखाएगा। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखाएगा? अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए दिखाएगा क्योंकि कोई एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर ऐड आ रहा है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तभी आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल पर कब होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक? जब वो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या गरीबी होनी चाहिए, तो यहाँ एक्स जो है वो यहाँ से पुल कर रहा है, RX है ना, तो एक्स जो है यहाँ से इसे पुल करके गरीब बना रहा है, तभी तो ये R गरीब हो गया, तभी तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इस एक्स को बाहर निकाल देगा और खुद चिपक जाएगा इसके साथ। तो कोई भी RX हुआ, इसके संग कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसके ऊपर, ये यहाँ गया और इसे एक्स को बाहर निकाल देगा ये इस तरीके से, तो ये आपका RNU बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, और ये एक्स नेगेटिव की तरह निकल जाएगा। अब इसमें इस टाइप की रिएक्शंस में भी 2 तरीके की रिएक्शंस हो जाती हैं। एक होती हैं आपकी SN1 रिएक्शंस, एक होती हैं आपकी SN2 रिएक्शंस। SN1 कौन सी हो गई? SN1 आपकी यूनिमोलिकुलर हो गई न्यूक्लियोफिलिक, SN2 हो गई बाइमोलिकुलर। SN1 में सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होगी, डबल स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। SN1 में प्रोडक्ट जो होता है वो जो है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। SN2 जो होती है उसके अंदर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग एक ही स्टेप में होती है। ठीक है, और SN1 जो होती है रिएक्शन वो स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका प्रोडक्ट जो होता है वो प्लस भी बन सकता है, माइनस भी बन सकता है, यानी रिटेंशन भी होता है कॉन्फ़िगरेशन में और इन्वर्जन भी होता है। लेकिन SN2 जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका इन्वर्जन ही होगा। इस इन्वर्जन का भी एक नाम होता है जिसे कहते हैं हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन। और गाइस मैं जो है क्योंकि बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, इसलिए थोड़ी स्पीड अप फास्ट होने लग गई है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि बेसिक से पढ़ाया जाएगा तो बेसिक तो नहीं पढ़ाया जाएगा इस समय, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको चीज़ें पता होंगी, इसलिए मैं सब कुछ सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ओरली भी बताऊंगा, ये हर चीज़ लिख के नहीं बताऊंगा। ठीक है, समझा दूंगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई आपकी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो है क्या हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हाइड्रोजन जो होता है ज्यादा, हाइड्रोजन जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, तो कार्बन से तो बॉन्ड जो होगा पोलैरिटी होगी, बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से जो है हाइड्रोजन ये जो है वो पुल करके इसे गरीब बनाएगा और जो है अटैक होके आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। और ये जो एक्स निकला इसे हम कह देंगे लीविंग ग्रुप, यानी निकलने वाला ग्रुप। ठीक है, अब इस टाइप की रिएक्शन कौन कौन सी होती है उन्हें देख लेते हैं। इस टाइप की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं इन देख लेते हैं, ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है ये रिएक्शंस। तो ये आपकी सारी रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की है। सपोज करो KOH डाला इसके अंदर एक्वस, तो आपका ये अल्कोहल बना दिया इसने, आपका OH नेगेटिव अटैक करेगा, R और OH जुड़ जाएंगे। NaOR है तो आपका ईथर बन जाएगा।
KCN है एल्कोहलिक, तो आपका RCN साइनाइड बन जाएगा। अब इसमें ये आपका ट्विस्ट है, इसके अंदर एक ट्विस्ट आपका इसके अंदर है, ठीक है। ये दोनों आपके, इन दोनों में आपका ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अगर आप एल्कोहलिक केसीएन यूज करते हैं तो CN जो होता है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट का मतलब है इसमें दो साइड्स होती हैं अटैक करने की। ये कार्बन साइड से भी अटैक कर सकता है, ये नाइट्रोजन साइड से भी अटैक कर सकता है, डिपेंड करता है कौन सी फ्री है। अगर कार्बन साइड से जोड़ेगा तो साइनाइड बना देगा, अगर नाइट्रोजन साइड से जोड़ेगा तो आइसोसाइनाइड बना देगा। तो जब एल्कोहलिक केसीएन होता है तो इसके अंदर ये साइनाइड, कार्बन साइड फ्री होती है तो ये साइनाइड बना देता है RCN। लेकिन आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो आप AgCN के संग रिएक्शन कराओगे। जब AgCN के संग रिएक्शन कराएंगे तो ये नाइट्रोजन साइड से जोड़ के आइसोसाइनाइड बना देता है, ठीक है। सिमिलरली ये चीज होल्ड करती है NO2 के संग, नाइट्रो ग्रुप के संग। ये जो होता है NO2 के संग नाइट्रोजन साइड से भी अटैक हो सकता है इसके अंदर, और इसमें अटैक ऑक्सीजन साइड से भी हो सकता है। अगर नाइट्रोजन साइड से इसमें अटैक होगा तो ये आपका नाइट्रो एल्केन बना देगा, ये सिल्वर के संग होगा। और अगर आपको जो है नाइट्रो एल्केन नहीं बनाना है, नाइट्राइट बनाना है, तो ये आपको जो है वो ऑक्सीजन साइड से अटैक होगा इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर रिएजेंट्स बदल गए। साइनाइड साइड, सिंपल साइड का जो है इसमें KCN था, इसमें सिंपल साइड का AgNO2 हो गया। और इसमें अगर आपको नाइट्राइट बनाना है तो KNO2 के संग रिएक्शन करानी पड़ेगी। ये आप कन्वर्जन में यूज करने को बहुत आता है, ये याद रखना। अगर आप सिल्वर सॉल्ट के संग रिएक्शन कर दोगे तो ये आपका एस्टर बन गया। LiLH जो होता है वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सब चीजों को रिड्यूस करके जो है आपका कुछ भी हो रिड्यूस करके ये एल्कीन में ले आता है, तो ये आपका RH बन गया। अमोनिया के संग रिएक्शन होगी तो NH2 यानी अमीन बन जाएगा और आपका HX निकल जाएगा। NaSH के संग रिएक्शन होगी तो आपका थायो अल्कोहल बन गया। और अगर आपकी रिएक्शन इस तरीके से हुई, ये जो होता है कन्वर्जन में बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा। क्या है ये? सॉल्ट है। किसका? एल्काइन का सॉल्ट है। सपोज करो ये NaC इस तरीके से हो गया और C डबल बॉन्ड CHE हो गया, तो इसके संग कोई भी रिएक्शन हो जाती है और ये NaX निकल जाता है और जो है इस तरीके से RC ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से बन जाता है। आपका हायर एल्काइंस बनाने की ये रिएक्शन है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, कोई नई रिएक्शन नहीं है आपकी ये लिए। ये 11th क्लास में सब बच्चों ने पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लो, सिंपल सी बात है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लो। वैसे तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ सबने पढ़ी हुई है ना। ये आपकी रिएक्शंस थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ओके, नेक्स्ट आता है, अब सब्स्टिट्यूशन थोड़ी होगा हर समय, कभी कभी एलिमिनेशन भी होता है, कभी कभी किसी को बाहर भी निकालना पड़ता है, एलिमिनेशन भी होता है। यहाँ तो एक निकला एक बाहर चला गया। अगर खुद ही बाहर निकल जाए तो न्यूक्लियोफिलिक में तो क्या था, न्यूक्लियोफिलिक में ऐसी कंडीशन थी कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा और जो पहले अंदर था वो बाहर चला गया और बाहर वाला चिपक के आ गया। ठीक है, घर वाली से अच्छी बाहर वाली, तो घर वाली को निकाल के बाहर वाली को ले लिया। एलिमिनेशन में क्या हुआ? एलिमिनेशन में खुद ही निकल जाए तो एलिमिनेशन में जब भी खुद ही निकल जाता है तो हमारी एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन से समझ में आ रहा होगा बीटा एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि बीटा पोजीशन से इसके अंदर एलिमिनेशन होगा। अब जो कार्बन के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन, और जो उसके बगल वाला कार्बन होता है उसे बीटा, उसके बगल वाले को कहते हैं हम लोग गामा, उसके बगल वाले को डेल्टा। इस तरीके से हमारा ये चलता है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन यानी जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हो वहां से एलिमिनेशन नहीं होगा, वहां के बगल वाली पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ठीक है, जैसे मतलब ये कार्बन है तो यहाँ से, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर लगा हुआ है और इस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो यानी ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो ये हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ये बात निकल, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन बनाने के लिए होता है। और ये इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है अल्कोहलिक KOH। हम लोगों ने प्रीवियस वाली में पढ़ा था एक्वस KOH। अगर एक्वस हो KOH तो हमारा अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर अल्कोहलिक आ जाए KOH तो हमारे, और हीट दे दी हो तो हमारा एल्कीन बन जाएगी। यहाँ फर्क आ जाता है। तो रिएजेंट से मतलब नहीं है, आपको रिएजेंट के संग कंडीशंस भी देखनी है। एक्वस है, एल्कोहलिक है, कैसा है। ठीक है, ये बात याद रखना। बहुत लोग सिर्फ ये देख लेते हैं KOH के संग ये बनेगा,
अरे ये तो देख लो KOH कैसा दिया हुआ है, अल्कोहलिक है, एक्वस है, या फिर एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या कंडीशन दी हुई है, सिल्वर नाइट्राइट दे रखा है या आपको KNO2 दे रखा है। इन सब चीजों पर प्रोडक्ट डिपेंड करता है, तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की रिएक्शंस दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये पोजीशन हो गई अल्फा पोजीशन, ये बगल वाली बीटा पोजीशन है। हीट किया अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, ये जो है आपका अल्कोहलिक OH का OH नेगेटिव जो है, अब वो क्या करेगा, ये आपका बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस का क्या करता है, बेस आपका हाइड्रोजन लेना चाहेगा वाटर बनाने के लिए, तो ये H को पकड़ेगा। अब यहाँ नेगेटिव जनरेट हो गया, H चला गया ना, तो यहाँ नेगेटिव जनरेट हो गया। ये नेगेटिव अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये इस तरीके से यहाँ कार्बन पर जाएगा, और ये कार्बन पर जाने से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड निकल, ये क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। और ये जो है ना बहुत ही सिस्टमेटिक साइक्लिक मैनर में होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इस तरीके से होता है, ये बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में। ये हाइड्रोजन बेस जो होगा, बेस प्रोटॉन पकड़ता है, तो बेस ने इस प्रोटॉन को पकड़ा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को यहाँ डोनेट करेगा और ये इसके बगल वाला निकल जाएगा। इस तरीके से साइक्लिक मैनर में होता है ये, ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे यहाँ है ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन और यहाँ इसके बगल वाला बीटा है, इस पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को बेस पकड़ लेगा। अगर इस हाइड्रोजन को बेस ने पकड़ लिया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ डोनेट कर देगा, ये यहाँ डोनेट करेगा, तो ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन आ गई, इसमें भी तो कंडीशन है, तो वो कंडीशन को गवर्न कौन करेगा, उसे गवर्न करेगा सेड्ज़ाफ रूल। अरे भाई अब बीटा पोजीशन 2 हो जाए फिर कहां से निकलेगा, तो इस चीज को गवर्न करता है सेड्ज़ाफ रूल। सेड्ज़ाफ रूल क्या कहता है, सेड्ज़ाफ रूल कहता है मोर अल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। फिर से सुनो, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जो एल्कीन पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी, या फिर जो एल्कीन जो होगी सिस्टमेटिक होगी वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगी, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो ये भी बीटा पोजीशन थी, ये भी बीटा पोजीशन थी, हमने यहां से निकाला तो इस टाइप की ब्यूट-टू-इन बनी। तो यहाँ पर क्या है, ये सिस और ट्रांस दोनों में जा सकती है, सिस में भी जा सकती है, ट्रांस में भी जा सकती है, सिस्टमेटिक है ये, ठीक है, और बैलेंस्ड है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक साइड तो ठीक है, ये इथाइल आ गया, पर यहाँ दूसरी साइड से हाइड्रोजन रह गए, तो यहाँ तो एल्काइल ग्रुप ही नहीं है, तो ये माइनर बनेगी, ये 81% मेजर बन गई और ये माइनर बनेगी ये, ठीक है। इस ऐसे प्रोडक्ट गवर्न होते हैं। तो एल्काइलेटेड होनी चाहिए भर भर के, यानी सपोज करो अगर एक तरफ मेथ होता एक तरफ एथ होता तो क्या बनती, एक तरफ मिथाइल होता इथाइल होता तो क्या होती, तो हमारी इस तरीके से बनती जो इथाइल को प्रेफरेंस मिलती, कि अगर इथाइल होंगे तो उसे प्रेफरेंस मिलेगी मिथाइल से, ठीक है, ये बात याद रखना। एल्काइलेटेड भरी हुई होनी चाहिए। सपोज करो एक तरफ जो है 2 एल्काइल है और एक तरफ 1 है, और एक तरफ जो है उन्होंने दे रखा है कि 2-2 हैं, तो जहां पे 2-2 होंगे एल्काइल ग्रुप्स वहां ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी रादर देन 2 + 1, 3 से ज्यादा 4 को प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब एल्काइल ग्रुप्स भरे भरे होने चाहिए, बात ये है। सिस और ट्रांस में भी अगर हम कंपेयर करें तो हम ट्रांस को प्रेफरेंस देंगे स्टेबिलिटी में, क्यों, क्योंकि ट्रांस के अंदर एल्काइल ग्रुप्स इस तरीके से बैलेंस हो जाते हैं, ऑपोजिट होते हैं ना, ट्रांस पोजीशन पर होते हैं, तो हम इसे प्रेफरेंस देंगे रादर देन सिस। क्यों, सिस के अंदर रिपल्जन्स होती हैं, क्यों, इस तरीके से होते हैं ना, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ इनकी रिपल्जन्स होती हैं एल्काइल ग्रुप्स की, तो हम इसे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, हम ट्रांस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सिस और ट्रांस में भी, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं मेटल्स के संग रिएक्शन। एल्काइल एराइड्स मेटल के संग रिएक्शन करके ग्रेनाड रिएजेंट बना देता है RNGX, और ये बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होगा। जब हम लोग कार्बोनिल पढ़ेंगे तो कार्बोनिल में बहुत अनगिनत रिएक्शंस है, कार्बोनिल बिना ग्रेनाड के तो है ही नहीं। मैग्नीशियम के संग रिएक्शन करके ग्रेनाड बन गया, सोडियम के संग रिएक्शन करेंगे तो वुड्स रिएक्शन हो जाती है। वुड्स रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2 जो है मोल्स आपके एल्काइल रिएजेंट हो गए और +2 आपका सोडियम हो गया, तो आपका डाई एल्केन बन जाता है। अब ये रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है वुड्स रिएक्शन की, वुड्स रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर के एल्केन्स बनेंगे। वुड्स रिएक्शन एक रिएक्शन है एल्केन्स बनाने की, जिसमें आप लोग इवन नंबर के एल्केन्स बना सकते हो बस, यानी इससे आप मिथाइल नहीं बना सकते,
आप इससे मतलब मीथेन नहीं बना सकते, आप इससे प्रोपेन नहीं बना सकते, आप इससे पेंटेन नहीं बना सकते, आप इससे हेप्टेन नहीं बना सकते, आप इससे सिर्फ और सिर्फ इथेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, हेक्सेन बना सकते हो, ऑक्टेन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि दो सिंगल सिंगल जोड़ रहे हैं तो हमेशा डबल ही प्रोडक्ट बनेगा ना, तो इवन नंबर का प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें दो तीन तरह की रिएक्शन आ जाती हैं। वुड्स में क्या हुआ, दोनों आपके हेलो हेलो हो गए, दोनों आपके हेलो एल्केन हो गए। लेकिन आपका एक हेलो एल्केन हो और एक हेलो अरीन हो जाए तो जोड़ तो अभी भी जाएंगे, ये यहां से और यहां से निकल के ये जोड़ तो अभी भी जाएंगे, ये टोलुइन बन गई। लेकिन अब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स और फिटिग, तो दो लोगों ने काम किया तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शन क्या हो जाएगी, तीसरे टाइप की रिएक्शन हो जाएगी अगर आपका दोनों ही आपके एरीन एरीन हो जाए, तो दोनों एराइल एराइल जुड़ जाए, तो हेलोइनिन हेलोइनिन जुड़ जाए, तो उस रिएक्शन को कह देते हैं फिटिग रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपका बाइफिनाइल या क्या होगा, इसे डाइफिनाइल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने से, ठीक है। इस टाइप की एक रिएक्शन और होती है जिसका नाम होता है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन के अंदर बस सोडियम नहीं होता, अगर आपका कॉपर यूज होगा, अगर कॉपर आ गया तो भी आपका बाइफिनाइल बनता है, और पर इस रिएक्शन का नाम हो जाता है उल्मान रिएक्शन। ये बात याद है, ठीक है। सेम रिएक्शन है, बस कॉपर के संग होती है, तो हम उसको कह देते हैं उल्मान रिएक्शन। ओके, ये वाली बात याद रखना। क्या कह देते हैं उसे, हम इसे कह देते हैं उल्मान रिएक्शन। ओके, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं हम लोग हेलो अरेंज के बारे में। हेलो अरेंज के हमने एक दो रिएक्शन तो देख लिए, अब हेलो अरेंज के बारे में बेसिक तो पढ़ लें। बेसिक हमने हेलो अरेंज के बारे में पढ़ लिया था कि हेलो अरेंज जो होती हैं आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर आपका sp3 करना है तो वो बेंजाइलिक में लग जाती है, ठीक है। फिर विनाइलिक और एलाइलिक पोजीशन इनमें भी होल्ड करती हैं, सेम जैसे आपके हेलो एल्केन्स में होल्ड करती हैं वैसे ही होल्ड करती हैं। अब इनकी प्रिपरेशन की बात करी जाए तो प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहली प्रिपरेशन है, आप डायरेक्ट इनका हेलोजिनेशन करके बना सकते हैं। X2 कुछ भी ले लो और इसके संग एक ल्यूइस एसिड लगेगा, FeX3, इस तरह से ये ल्यूइस एसिड्स लगेंगे और डार्क की कंडीशन होगी तो ये आपका X जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। और ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लगेगा, ठीक है। जैसे आयोडीन लिया, HiO3 HNO3 की प्रेजेंस में लिया, आयोडोबेंजीन बन गई, ठीक है, रिएक्शन आ गई। सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने के लिए प्रिकर्सर बनाना पड़ता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग, नीम रिएक्शन है, इसका नाम होता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स पढ़ते हैं ना, तब हम ये रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हम लोग अपनी अमीन लेते हैं, जैसे ये हमने एनिलीन ले ली, और इसकी रिएक्शन हम लोग कर देते हैं आइस कोल्ड मिक्सचर के साथ, आपका होनो बना देते हैं, यानी NaNO2 और HCl के संग रिएक्शन करते हैं तो इससे बन जाता है आपका होनो, HONO, ठीक है। ये आपका ये बन गया, उसके संग रिएक्शन हुई तो उससे आपका BDC यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर हो जाता है। क्या प्रिपेयर हो जाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसे हम BDC कहते हैं। ये रहा BDC, ठीक है, समझ में आई। एक मिनट, थोड़ा ग्लिच आ गया इसमें। हाँ जी, तो डाइएजोटाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपका अमीन हुआ, अमीन के साथ NaNO2HCl, और ये आइस कोल्ड मिक्सचर होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इसका स्टैंडर्ड है। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और 278 केल्विन मतलब 5 डिग्री सेल्सियस। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड मिक्सचर होता है जिसमें आपका BDC प्रिपेयर होता है। आइस कोल्ड मतलब बर्फ लेते हैं हम लोग, एक वाटर बाथ के अंदर बर्फ लेंगे और बर्फ के अंदर बनाते हैं रिएक्शन में, BDC बन गया। अब ये प्रिकर्सर होता है आगे की रिएक्शन के लिए। आगे की रिएक्शन, इसमें तीन टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन, एक होती है आपकी सैंडमेयर के बाद होती है आपकी इसके अंदर गैटरमैन रिएक्शन, और एक रिएक्शन आपकी इसके अंदर होती है जिसका नाम होता है बाल्शिमन रिएक्शन।
बाल्शीमान रिएक्शन, ठीक है। तो आपकी इसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, चारों के लिए आपको अगर आपके हेलोअरीन्स बनाने हो चारों के, तो इस रिएक्शन में इसको प्रिकर्सर बना लो इसका बीडीसी का, और चारों बन जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बनते हैं, इनकी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो, ठीक है। देखो अब ये आपका चलो देखो, अब ये बीडीसी था, इसके अंदर मैंने अगर Cu2Cl2 और HCl ये रिएक्टेंट ले लिया, तो ये रिएक्शन हो जाती है मेरी सैंडमेयर। कौन सी रिएक्शन हो जाती है? ये हो जाती है सैंडमेयर, ठीक है। अगर मैंने CuCl यूज कर लिया, Cu2Cl2 HCl यूज करा, तो ये हो जाती है गैटरमैन। CuCl नहीं, सॉरी CuCl कह रहा हूं, यार क्यों मिले जा रहा है इतना, Cu प्लस HCl, तो ये हो जाती है गैटरमैन। दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या, क्लोरो ऑयल, यही प्रोडक्ट बनेगा दोनों से सेम। अगर KI के संग रिएक्शन हो जाए, तो ये ऑब्वियस ही बात है, आयोडीन बनाने के लिए रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन जाएगा? आयोडो। और अगर NaBF4 के संग रिएक्शन हो जाए, तो ये आपकी होगी बाल्शीमन, आपका फ्लोरीन बनाने वाली, ठीक है, याद रखना। हेलोअरीन्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करी जाए तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज्यादातर थोड़े हाई होते हैं। पी का जो होगा, पैरा जो होगा वो थोड़ा सा हाई होगा ऑर्थो और मेटा से। क्यों? क्योंकि पैरा वाला जो होगा उसके अंदर सिमेट्री होती है ना, ऑपोजिट साइड में होता है, पैरा वाला अच्छे से लैटिस में फिट हो सकता है, तो इसलिए पैरा वाले का थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। और CX बॉन्ड क्योंकि पोलर होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर पोलैरिटी होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप बात की जाए जैसे CH3Cl है और डाइपोल मोमेंट बोलूं मैं CH3Cl का ज्यादा होगा कि CH3F का ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? CH3Cl का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से पोलैरिटी होगी, ठीक है। उसके नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोअरीन्स की, तो उसमें अंदर सबसे पहले आती है रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस में क्या हो गया आपका? रेजोनेंस के अंदर ही आपकी न्यूक्लियोफिलिक आ गई, न्यूक्लियोफिलिक में रेजोनेंस हो गई। क्यों होती है रेजोनेंस? क्योंकि आपकी इस तरीके से होते हैं, एक्स के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरीके से डोनेट करेंगे और ये इस तरीके से साइकिल घूम जाएगी। गलत हो गया मेरे बॉन्ड्स, गलत, एरोस गलत हो गया, इसमें एरोस का बहुत ज्यादा रोल है। इस तरीके से घूम जाते हैं, तो ये घूम घूम के आएंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन्हें कहते हैं, तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से बनेगा, तो एक्स पर से तो जा रहा है बॉन्ड, एक्स पर तो सॉरी बॉन्ड आ रहा है, ये बॉन्ड डोनेट कर रहा है ना, तो ये हम डॉटेड लाइन से बॉन्ड दिखाएंगे और डॉटेड पॉजिटिव दिखाएंगे। और यहाँ नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है और यहाँ भी आएगी, ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो इसलिए ऑर्थो पैरा पर आ रही है तो इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यानी, और ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यानी क्या होता है, इससे हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ये जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर जाती है, ठीक है, याद रखना।
समझ में आई? नेक्स्ट देखो, इसकी रिएक्शंस देख लो। OH ग्रुप के संग अगर इसकी रिएक्शन हुई तो OH ग्रुप ने अगर अटैक किया तो आपका NaOH 623 केल्विन 300 ATM और H+, ये कंडीशन होती है आपकी, फिनॉल बन जाता है। फिनॉल की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, याद रखना, डाउस प्रोसेस बहुत कुछ हो जाता है। साइनाइड ग्रुप से रिएक्शन होती है तो CuCN DMF डाइमेथिल फॉर्मामाइड के प्रेजेंस में साइनाइड बेंजोनाइट्राइल बन गया। NH2 से सब्स्टिट्यूशन करना है तो ये आपकी रिएक्शन होगी 475 केल्विन 60 ATM। ये याद रखनी है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। एनिलीन बन गई, ठीक है। और ये रिएक्शन तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन से बहुत काम आती है रिएक्शन, ओके। बाकी हम लोगों ने इसकी बात करी ली फिटिक रिएक्शन की। उलमान रिएक्शन मैंने आपको बताई दी, अगर कॉपर दो रखा तो उलमान रिएक्शन हो जाती है। वुड्स फिटिक बताई दी और ग्रेनार्ड की रिएक्शन बताई दी, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये जो होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी देता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ऑर्थो पैरा पर इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देने की वजह क्यों दे रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑर्थो पैरा पर आ रही है। यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है रिंग, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से मतलब क्या होगी, ये इलेक्ट्रो जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगी, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दे रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होगा जैसे Cl पॉजिटिव, है ना, CH3Cl पॉजिटिव, ये होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये देखो क्लोरोबेंजीन है, इसने Cl2 के संग रिएक्शन करी तो एनहाइड्रस FeCl3 के रेजोनेंस में, तो यहाँ पर देखो ऑर्थो और पैरा पर आपका प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक होता है, ठीक है। यहाँ पर अटैक होगा और आपका क्लोरीन पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बनता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन पॉजिटिव बनेगा, ये जोड़ता है यहाँ पे। इस तरीके से ये पर पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। HNO3 होता है तो इस रिएक्शन को नाइट्रेशन कहते हैं और इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रेटिंग मिक्स यूज होता है। नाइट्रेटिंग मिक्स क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्स होता है आपका कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर, पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। सल्फोनेशन करेंगे, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 यूज होगा, आपका SO3H बेंजील फॉस्फोनिक एसिड। अच्छा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा, SO3H, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आया AlCl3, आपकी ये रिएक्शन हो गई एल्काइलेशन, CH3 आपका लग गया, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये आपकी एसिटाइलेशन हो गई CH3COCl के संग, तो COCH3 आपका लग गया पैरा पे, ठीक है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, ये बात याद रखना, ओके। इस तरीके से आपकी रिएक्शंस होती हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। मैंने आई थिंक फोटोज ऐड करी थी कि नहीं करी है, आई थिंक नहीं करी है, चलो कोई बात नहीं, लिख के बता देंगे। कोई नेक्स्ट आता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि पहली बात होती है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होता है कि एक कंपाउंड जो होता है अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, तो उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अगर हमारा नॉर्मल होता है तो आपका हमने देखा ही है किस तरीके से होता है, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सब देखे ही हैं। अगर स्पेस में होने लगे तो उसे कह देते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म, यानी स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग हो, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो। नेक्स्ट आती है आपकी प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज्ड रोटेट कर लेती है, प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं कर पाते उसका नाम हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, इस तरीके होते हैं। नेक्स्ट आते हैं
आपके ऑप्टिकल रोटेशन, तो प्रॉपर्टी रोटेट करने की प्रॉपर्टी जो है प्लेन पोलराइज्ड राइट को, उसे कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। अगर ये हमारी जो है रोटेट कर देती है राइट की तरफ तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट की तरफ करती है तो उसे कहते हैं लीवो। ठीक है, देन आता है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन होता है कितनी डिग्री से आपने रोटेट किया। तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा से रिप्रेजेंट होती है, ये हो जाती है आपकी अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर इनटू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल। ये हो जाती है कंसंट्रेशन और ये हो जाती है लेंथ। इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, ये हो जाती है स्पेसिफिक रोटेशन और इसे अल्फा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, देन आता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक क्या होगा, अगर चारों कार्बन जो चारों सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन से जुड़े हुए डिफरेंस होते हैं तो उसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी, तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। यानी कार्बन है, इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग लगे हुए हैं ए बी सी डी, तो इसमें सिमेट्री नहीं आएगी, तो इसे कहते हैं एसिमेट्रिक। देन आता है कायरल। कायरल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, यानी अगर आपका ये हो इस तरीके का कुछ हो, और ये अगर हम जो है अगर हम मिरर से करें तो इसकी मिरर इमेज आ जाएगी हमारे पास इस टाइप की, ए यहाँ पे है तो इस टाइप का ए आ जाएगा, ये हमारे पास इस टाइप का हो जाएगा। और ये हम अगर एक दूसरे पर रखें तो एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे पर छिप नहीं जाए, इसे कहते हैं हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक रख दिए, पता ही नहीं चल रहा है कि किस पर क्या रखा हुआ है, वो होता है सुपर इम्पोज करना। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल बना रहा है तो वो हो जाता है कायरल। जैसे सपोज करो ये है, ये कायरल है, क्योंकि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये, और हम कायरल को एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कायरल है। ए बी सी डी अलग अलग लगे हुए हैं, अगर हम इसे दूसरे पर रखेंगे, इसकी मिरर इमेज पर रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो गया कायरल। नेक्स्ट आता है इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स के मतलब होते हैं वही स्टीरियोआइसोमर जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है और रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इनैंशोमर्स हो गए। देन आते हैं आपके रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, अगर एक प्लस हो एक माइनस में रोटेट करे और दोनों इक्वल हो 50-50 हो तो वो हो जाता है रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर में हम सेपरेट नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है, देन आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, अगर हमें जो है सेपरेट करना है रेसिमिक मिक्सचर को, रेसिमिक मिक्सचर वैसे तो सेपरेट होगा नहीं फिजिकली, अगर जो प्रोसेस केमिकली प्रोसेस जैसे हम सेपरेट करते हैं रेसिमिक मिक्सचर को उसे कहते हैं हम रेजोल्यूशन। ठीक है, देन आता है मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे सपोज करो इस टाइप का है, तो जैसे हम लोग टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर सपोज करो ये भी सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर था, लेकिन ये दोनों सेम हो गए तो इनके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई सपोज करो इस टाइप की, तो ये क्या हो गया, अब ये मीजो कंपाउंड बन गया। ठीक है, एक्चुअली इनएक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल कंपनसेशन होती है। ये बात बहुत याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कंपनसेशन, यानी इंटरनली दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, एक प्लस एक और एक माइनस, क्योंकि अंदर ये उन्होंने एक दूसरे को अपना सुपर इम्पोज करने वाला साथी मिल गया। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, देन आता है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हो और नॉन मिरर इमेजेस भी ना हो। देन आता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन प्लस थी और घूमने के बाद भी प्लस थी आ गई तो उसे कहते हैं रिटेंशन। देन इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, प्लस थी माइनस हो गई या माइनस थी प्लस हो गई तो उसे कहते हैं इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाना। ठीक है, इन्वर्जन और रिटेंशन जो होता है वो आपका SN1 और SN2 में बहुत जरूरी होता है। जैसे सपोज करो आपका इस टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पर आपका कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर सपोज करो एक Y लगा हुआ है, ये होती है वेज कॉन्फ़िगरेशन और ये होती है डैश, ये होगी डैश, इस पर लगा हुआ है H और इस पर सपोज करो CH3 लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पर इस टाइप से, सपोज करो अब ऐसे H लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 इस तरह से हो गया और ये X ये जो होता है ये इस टाइप से आ गया Y। ठीक है, और एक कॉन्फ़िगरेशन आई जिसमें इस टाइप से हो गया। तो अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो देखो ये कुछ नहीं बदला,
ये वेज पे, ये डैश पर है तो ये डैश पर ही रहा, ये वेज पे है तो ये वेज पे ही रहा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ये जो हुई पहली वाली, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं रिटेंशन, कुछ बदला ही नहीं। और यहाँ क्या हुआ, एच जो होता है ये यहाँ था, यहाँ आ गया, CH3 राइट में था, लेफ्ट में आ गया, इसे कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है, इसे कहते हैं इन्वर्जन। कभी कभी आपको देख के नहीं पता चलेगा कि इन्वर्जन हुआ है या नहीं, वो आपको RS निकालने से होगा, वो कंपटीशन में ही आता है RS निकालना, ठीक है, आपका इसमें नहीं आता। तो आपको कभी कभार देख के पता नहीं चलेगा कि इन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन 3D में देख के पता चलता है, वो भी मैं सिखाता हूँ CUT वगैरह में, जो है RS निकालना वगैरह भी, ठीक है। और अगर ये रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50 हो जाए तो हम उसे कह देते हैं क्या, उसे हम कह देते हैं रेसिमिक मिक्सचर बन गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SN1 और SN2 की। मैंने पहले ही बता दिया SN1 SN2 के बारे में। सपोज करो रिटेंशन, सपोज करो कोई भी रिएक्शन है और वो 2 स्टेप में हो रही है और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, पहले स्टेप में ये जो था हमारा एल्काइल ग्रुप इस तरीके से, फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा इस रिएक्शन के अंदर RDS होता है, यानी रेट डिटरमिनेंट स्टेप होता है, और वो हमेशा स्लो स्टेप होता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ और ये हमारा X नेगेटिव अलग हो गया। सेकेंड स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटाइन ने ये न्यूक्लियोफाइल के संग रिएक्शन करी और आपका इस टाइप का ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये इस तरह से जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। तो SN1 रिएक्शन जो होती हैं उसके अंदर आपका ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्राइड्स थे। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो आपका कार्बोकेटाइन बना उसके अंदर पहली स्टेप तो आपकी स्लो स्टेप हो गई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गई, इकाइरल, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। अब आपके पास जो है ना वो 2 कंपाउंड, ये कंपाउंड बन गया आपके पास। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पास चॉइस है, या तो ये इस तरीके से जो है रिटेंशन में ही आ जाए, या तो ये इन्वर्जन कर ले, तो आपके पास दोनों 50-50 हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, ये रिएक्शन आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव होगी, यानी कि रिटेंशन करे या इन्वर्जन करे, आपके पास चॉइस है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट आपका प्लस माइनस बन सकता है 50-50, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन एक रिएक्शन हुई जिसमें आपका इस टाइप का आपकी इस टाइप की रिएक्शन हुई, जो है ये आपका कंपाउंड था इस टाइप से, और न्यूक्लियोफाइल ने आके पीछे से इस तरह से अटैक कर मारा। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का जोड़ना इस कार्बन पर और ये जो X का निकालना है, ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इस टाइप की बन गई, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बॉन्ड की ब्रेकिंग या बॉन्ड की फॉर्मिंग और बॉन्ड की ब्रेकिंग साथ साथ हो रही है, इसे कहते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन। और इससे आपका जो प्रोडक्ट बना उसमें ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया और इसने इस तरह से धक्का देके इसे इस तरह से निकाल दिया, प्लस X नेगेटिव। अब यहाँ क्या हुआ, ये कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की थी, ये उल्टी हो गई, यानी इन्वर्जन हो गया। इस इन्वर्जन को कहते हैं वोल्डन इन्वर्जन, और ये रिएक्शन इनमें इन्वर्जन हुआ तो ये हो जाती है आपकी SN2 रिएक्शन, इसमें इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखना, ओके। अब रिएक्टिविटी SN1 की जो होती है, SN1 में रिएक्टिविटी जो होती है इस टाइप से चलती है, SN1 की रिएक्टिविटी 1 2 3। लेकिन SN2 में किस तरह से चलती है, SN2 में रिएक्टिविटी इस तरह से चलती है। क्यों, क्योंकि बल्कि होगा तो क्या कहते हैं, सॉरी गलत मार्क कर दिया, SN1 में क्या हुआ, SN1 में जो होगा जितना कार्बोकेटाइन बल्कि होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि उसके अंदर उतने ज्यादा क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका SN1 फास्ट होगी। लेकिन SN2 में आपका जितना ज्यादा हल्का होगा उतना अटैक पीछे से पॉसिबल होगा, जितना भारी होगा अटैक उतना पॉसिबल नहीं होगा। तो SN2 के अंदर आपका टर्शरी वाला सबसे कम होगा, लेकिन SN1 में आपका टर्शरी वाला सबसे ज्यादा होगा, ये बात याद रखना। उसके बाद सॉल्वेंट का भी रोल होता है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो होता है वो SN1 को जो होता है फेवर करता है, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो SN2 को फेवर करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलर प्रोटिक फेवर करेगा, लेकिन SN2 को फेवर करेगा आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। प्रोटिक मतलब का प्रोटॉन होना चाहिए उसके अंदर, समझ में आई।
ये होते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक है इसके अंदर जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स। इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता डीडीटी के अलावा। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स कैसे होते हैं जिसमें कार्बन के संग जो होता है पहले तो एक हाइड्रोजन हो रहा था, अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन होने लग गए तो वो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड हो गए, जैसे कि CH2Cl2 है। क्या है ये? डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2। तो ये हमारा पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है। कैसे बनेगा? अगर CH4 के संग Cl2 डालते जाएं तो आपका पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड बन जाएगा। CH4 है, एक बार Cl2 डाला तो CH3Cl बन गया, CH3Cl बन गया, और इसमें फिर डालेंगे तो ये CH2Cl2 बन जाएगा, फिर डालेंगे तो जो है ये क्या आपका CHCl3 बन जाएगा, और फिर डालेंगे तो लास्ट में CCl4 बन के ही रुकेगा ये। ठीक है, इस टाइप से हो जाता है। क्लोरोफॉर्म की बात करी जाए तो क्लोरोफॉर्म में भी वही रिएक्शन है। अगर अब देखो एक बार डाला, दो बार डाला और तीन बार डाला, अगर 3Cl2 लगा देंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? HNU के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, अब क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अगर क्लोरोफॉर्म को छोड़ दो ना तो ऑक्सीडाइज हो जाती है क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में, ये बना देती है CuCl2, और इसे कहते हैं फॉस्जीन। बहुत ही पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन। ठीक है, ये बना लेती है फॉस्जीन इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है और इसके अंदर 1% इथेनॉल डाल के रखा जाता है ताकि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो पाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो फॉस्जिंग गैस अगर बनी भी तो फॉस्जिंग गैस जो होती है वो डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी E2H डालने से क्या होगा, ये जो फॉस्जिंग के संग रिएक्शन करेगी जब E2H, तो ये डाइथाइल कार्बोनेट बना लेगी, E2CO3 बना लेगी। ठीक है, तो ये जो कि नॉन टॉक्सिक होता है इस तरीके से, इसलिए इसे इसमें E2H डाल के रखा जाता है ताकि अगर फॉस्जिन बनी भी तो फॉस्जिन नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है इसमें आइडोफोम। जैसे क्लोरोफोम बना वैसे आइडोफोम बनता है। आपका NaOH और I2 के संग रिएक्शन कर लो तो ये बन जाता है आपका आइडोफोम, NaI प्लस NaOI बना। अब इस NaOI के संग रिएक्शन कराते जाओ तो आपका CH3 आइडोफोम बन जाएगा, येलो कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन की जो है ना, इसकी रिएक्शन लिखने को आती है फॉर्मेशन की, तो आपका CH3 CH2OH हो आपके पास, ये आता है एग्जाम में आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ आयोडीन हो और 6 टाइम्स ऑफ NaOH हो आपके पास, तो आपका जो बनेगा वो आपका CH3 बन जाएगा। प्लस इसमें NaI भी बनता है, प्लस इसमें HCONA भी बनता है, प्लस इसमें H2O भी बनता है। ठीक है, समझ में आई? समझ में आई या नहीं? समझ में आ गया? इस टाइप से रिएक्शंस होती हैं। बाकी आपको और कुछ ज्यादा देखना, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो अगर आपका 4 लग गया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। फ्रियोन की प्रिपरेशन जो होती है आजकल नहीं आती एग्जाम में, फिर भी देख लो अगर फ्रियोन की अगर वो प्रिपरेशन आपको देखनी है। फ्रियोन की वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी अगर आपको फ्रियोन के बारे में पढ़ना है तो फ्रियोन के अंदर आपके CCl4 के संग रिएक्शन हो जाती है। CCl4 ले लो और इसकी रिएक्शन कर लो SbF3 के साथ, हीट कर लो इसे SbF5 के साथ, तो आपका जो बनेगा CCl2F2, ये आपका फ्रियोन बन जाएगा। एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका DDT। DDT काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। पहले तो स्ट्रक्चर आता था DDT का बनाने को, लेकिन आजकल नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर बनाने को DDT का। ठीक है,
एक मिनट रुकना। ठीक है, डीडीटी क्या होता है? डीडीटी किस तरह से बनता है स्ट्रक्चर डीडीटी का? बनाना है तो बना लेना, नहीं बनाना तो मत बताना, देख लेना। ठीक है, ये क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो और डाइफिनाइल, दो फिनाइल है, ये रहा एक फिनाइल, ये रहा एक फिनाइल, और ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन है ना, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, दो कार्बन है, और इथेन है, और उसके में ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरो है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये हो गया आपका डीडीटी। ठीक है, ये आपका टॉक्सिसिटी की वजह से बैन कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गई? फ्रीडल क्राफ्ट एसेलेशन डाउन जो है ना, ये हमने कर ली। अब है आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो होता है, हैलाइड के संग वार्म किया जाता है। एल्काइल होगा, बेंजाइल होगा और एलाइल होगा। एल्काइल, बेंजाइल और अलाइल ये प्रेसिपिटेट दे देते हैं, लेकिन अराइल और विनाइल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे अराइल और विनाइल? क्योंकि इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इनका बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं। एल कौन दे देगा? एल्काइल दे देगा, बेंजाइल दे देगा, एलाइल दे देगा, अराइल और विनाइल नहीं देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, समझ में आई? इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर में को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या RTI ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करे 30 मिनट्स पर आप कोई भी क्लास मिस ना हुआ करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। आज आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई हेलो एलिगेंस की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।